नो फ्रेंड्स, तो होप्स आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख रखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने कवर किया था, है ना। जहाँ पे हम लोगों ने लिविंग थिंग्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज चैप्टर 2 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आपको पता है कि हमारा अगर अर्थ की बात करें तो लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे सरवाइव करते हैं, है ना। वो अलग अलग क्लाइमेट्स कंडीशन हो, चाहे वो अलग अलग वेजिटेशन हो, वहाँ पे वो सरवाइव करते हैं। दैट मीन्स कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो हैबिटेट है वो अलग अलग है। अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपने खुले आंखों से देख सकते हैं, बहुत ऐसे हैं जिनको हम नहीं देख सकते, वहाँ पे हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप देखिए कि हमारे पास फॉरेस्ट है ना, ओशियन है, डेजर्ट है, लैक्स है, ठीक है, इसके अलावा माउंटेन्स हैं। इनफैक्ट सहारा डेजर्ट की बात करें, बहुत गर्मी है। ठीक है, तो हर जगह पे आपको ऐसा नहीं है कि जहाँ पे डेजर्ट है, वहाँ जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है वहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको कोई जीव जंतु देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा होता नहीं है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद को इस तरीके से ढाल लिए हैं कि अगर एक्सेस गर्मी भी पड़ेगा तो वहाँ पे वो खुद को मॉडिफाई करके, खुद को अडॉप्ट करके वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, आगे चल के मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन तो हाँ बताऊंगा आपको नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचर भी जो है वो एक परीक्षा लेती है, ऐसे आप बोल सकते हो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि नेचर क्या करती है, एक परीक्षा लेती है। परीक्षा वो एडवर्स क्लाइमेट के फॉर्म में हो सकता है ना, अनफेवरेबल कंडीशन के फॉर्म में हो सकता है। जैसे मान के चलिए आपको पता होगा डायनासोर के बारे में, अचानक से हमारे मौसम में, हमारे क्लाइमेट में परिवर्तन हुआ और ये डायनासोर उसको नहीं झेल पाए और इनकी प्रजाति पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आज भी हमारा नेचर जो है वो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो उनके अकॉर्डिंग, जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा, उनकी जनसंख्या आगे बढ़ेगी और जो खुद को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो जो हमारा बढ़ता हुआ हमारा जो चेंजेस इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑर्गेनिजम्स खुद को अडॉप्ट कर लेता है, दैट मीन्स कि वो सिलेक्ट हो गया, वो आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकता है। लॉट्स ऑफ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको हम पढ़ाएंगे आपको इवोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे मेरा सिर्फ बताने का मकसद यही है, देखो मेन मेरा मोटिव था टैक्सोनॉमी पढ़ाने का क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आपको पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए ना कि लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, लॉट्स ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे अभी भी सोच लो, अभी भी 90, अभी मैं बोलूँ तो 70% अभी भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है ना, जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है। केवल कुछ ही परसेंट हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाने हैं और उनके बारे में हमारे पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बातें हमारा खत्म हो गया। बायोडाइवर्सिटी आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा जो ब्रीफ था मैं आपको दे दिया। अब ध्यान सुनो, अब सपोज आपके पास हम एक स्टोरी रखते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग हम टैक्सोनॉमी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लाइक आपको मैं बोला कि चलो भैया हम लोग जाएंगे एडवेंचर करने के लिए, चलते हैं, फिर रेडी हो आप लोग? चलिए फिर बस बुकिंग कर लिए हम लोग, चलते हैं हम लोग एडवेंचर करने। अब आपको मैं लेके चला गया कहाँ पे, कहीं पे ले गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आप कहीं ऐसे चलिए हम रेन फॉरेस्ट में पहुँच गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि रेन फॉरेस्ट है, मतलब वहाँ पे कॉन्टिन्यूस बारिश होते रहती है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे ले गया विजिट करवाने के लिए। चलो भाई, तो आपको ऐसा एक ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ा जिसके बारे में अभी तक कोई जानता नहीं है। आपने गूगल किया, भैया इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, मतलब आपको समथिंग वहाँ पे न्यू दिखाई पड़ा, ठीक है, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान सुनो, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसकी। अब यहाँ पे सिर्फ समझो, आपको मैं क्या बताया कि आपको एक न्यू ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ा, ठीक है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे पहचानेंगे, मतलब आपने उस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करी। ठीक, आइडेंटिफाई कर लोगे। अब आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन करोगे, मतलब उसको क्लासिफाई करोगे कि हाँ अरे इसका माउथ है तो ये उससे मिलता है। दैट मीन्स कि आप रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि इसको किस कैटेगरी में डालें, क्योंकि भाई अगर मान के चलो उसके ऊपर कुछ तो ऐसा फीचर होंगे जो बाकी से रिलेट करता होगा। जैसे उसके अंदर जो टीथ होंगे वो हो सकता है किसी और ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता हो। तो हम ये देखेंगे कि भैया इसका मैक्सिमम कैरेक्टर किसके साथ मिल रहा है।
ठीक है, हम उसको उसमें फिर क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, मतलब उसको उस ग्रुप में हम डाल देंगे जिससे वो उसका मैक्सिमम फीचर मैच करता होगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया, फिर उसको हम रिलेट करने की कोशिश किए कि हाँ ये किसके साथ जो है वो मैच कर रहा है, और जिसके साथ वो मैच कर जाएगा तो उसको हम उसमें क्लासीफाई कर देंगे। अगेन आपका फिर क्या आता है, कैरेक्टराइजेशन। अब हम उसके कैरेक्टर को नोटिस करेंगे, भैया उसकी मॉर्फोलॉजी कैसा है ना, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, उसका फीडिंग हैबिट क्या है। तो हम उसको क्या करें, कैरेक्टराइज कर रहे हैं। भैया पता होना चाहिए ना, जैसे हम अगर मान के चलिए कोई एक ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी किए हैं, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन करे हैं, उसको हमने क्लासीफाई कर दिया। अब उसके बारे में तो देखेंगे ना कि इसका एक्सक्लेटन कैसे बना हुआ है, कैसे मोल्टिंग करता है, कैसे ये इसका एक्सक्रीशन होता है, फीडिंग हैबिट क्या है, ठीक है, दिखाई कैसा पड़ता है, कलर क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करते हैं इसके अंदर। और फाइनली इतना कुछ करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, उसको एक नया नाम देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आपका आता है क्या, इसको भूलिएगा नहीं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है ना, कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम लोग उसको नाम दे देते हैं कि फलना का नाम ये रहेगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ गया, यहाँ पे हम स्टोरी को फुल स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब आपको नाम आपने दे दिया है, अब हम लोग वापस घूम के कहाँ आ गए, अपने क्लासरूम में। चलिए भैया क्लासरूम में आ जाइए। हाँ, तो अभी तक आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को हमने एक टूर पे ले गया था, जहाँ पे आप गए, एक न्यू तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखा, उसको लेके हम लोग आए, और फाइनली उसको हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करा, है ना, उसका हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, कैरेक्टराइजेशन किया, फिर उसको हम लोगों ने नाम दे दिया, ठीक है। अब जब आती है नोमेनक्लेचर की, तो भैया आप ये तरीका नहीं है ना कि इसको आप कुछ भी नाम दे दो। होता है ना भाई, हमारे यहाँ जब कोई बच्चा होता है तो उसको अपने मतलब आजकल तो एक नया फैशन चल गया है, फादर और मदर के कॉम्बिनेशन हमारा बच्चा का नाम रहता है। लेकिन यहाँ तो अब ये नहीं कर सकते कि भैया हमको एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला या फिर कोई नया जीव हमको दिखाई पड़ा, उसको अपने अकॉर्डिंग हम नाम दे दिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सुनो, अब नेमिंग का क्या प्रोसेस है, देखो। नेमिंग के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्या, साइंटिफिक नेम। लोकल नेम क्या होते हैं कि अगर मैं बात करूँ कॉमन नेम, आपको देख पता होगा कि बहुत सारी सब्जियां ऐसा है जिसको आप किसी और नेम से जानते हो, वहाँ आप थोड़ा सा किसी और स्टेट में जाओगे तो उसको किसी और नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट के पास प्रॉब्लम इस चीज़ को लेके आ गया कि भाई मान के चलो कि एक हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म मिला था उसको हम कुछ और बोल रहे थे, हम जब किसी और स्टेट में गए तो वहाँ पे इसको कुछ और बोला जा रहा था, फिर हम किसी और स्टेट में गए तो कोई और बोला जा रहा था। तो इससे प्रॉब्लम होने लगे कि भैया कैसे हम पहचानेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो फिर दिमाग लगाया गया कि नहीं, हम कोई एक ऐसा नाम बनाते हैं, कोई एक ऐसा साइंटिफिक नेम बनाते हैं जिसके तहत हम केवल उस ही प्राणी को आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। हम लोकल नेम को वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि लोकल नेम हमारा लोकेशन का अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोलता है देखो, फॉर मेनी स्पीसीज अ सिंगल लोकल नेम इज ऑफ्टन यूज, है ना। एक स्पीसीज के लिए बहुत सारा लोकल नेम जो हमारा यूज होता है, इसलिए कई बार वो हमारा इनकरेक्ट भी हो जाता है, कई बार वो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है, भैया हम ये बोल रहे थे लेकिन दूसरा स्टेट वाला इसको समझेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए सब डिसाइड किया कि नहीं, हम हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक साइंटिफिक नेम मेंशन करेंगे, और वो साइंटिफिक नेम जो है वो स्पेसिफिक उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बताएगा। जैसे अगर हम बात करें मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अब कोई लोग उसको आम बोलता हो या कुछ भी बोलता हो, लोकल नेम से फर्क नहीं पड़ता है, साइंटिस्ट लोग हमेशा यूज करेंगे मैंगीफेरा इंडिका, दैट मीन्स कि वो आम की बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी हमारे प्लांट्स और जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, सबका आप देखेंगे साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। नौ, अब बात करें कि ये जो नाम रखता है उसके लिए जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका ICBN और ICZN और ICVN, दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट पे काम करता है, प्लांटों को ये नेमिंग प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये जो आपके जू होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो हमारे सूक्ष्म जीव हो गए, है ना, जो जीव जंतु हो गए, उसको ये नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करता है। ये वायरल के लिए है ना, वायरस के लिए करता है, ठीक। तो ये आपका जो हो गया बैक्टीरिया के लिए करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे संस्था हैं जो कि आपको इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि नोमेनक्लेचर करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आगे क्या बोलता है। जब हम ये नोमेनक्लेचर की बात करें तो आपको पता है कि कैरोलस लिनियस जो थे, इन्होंने एक बुक मेंशन किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। वो बुक था आपका स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि 1753 में लिखा गया था, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा था, दैट इज स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के नोमेनक्लेचर में
काम आता है। और ये बुक कब लिखा गया था? 1753 के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, साइंटिफिक नेम मेंशन करते हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। इसका कुछ फंडामेंटल रूल होते हैं। ठीक है, वो रूल आपको पता होना चाहिए। रूल क्या है? देखो, सबसे पहली बात, रूल की बात, लिखा हुआ बात पढ़ना, पहले समझो लिखा हुआ क्या करेंगे। देखो, सबसे पहला बात ये बोलता है कि इसमें दो चीज़, जब भी आप साइंटिफिक ने मेंशन करेंगे, दो चीज़ होना कंपलसरी है। जैसे फर्स्ट आपका जीनस लिखाता है, सेकंड में आपका क्या लिखाता है? स्पीसीज। ठीक है, जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखोगे तो दो कंपोनेंट होना कंपलसरी है, एक जीनस, दूसरा स्पीसीज। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये बोलता है कि जब भी आप जीनस को मेंशन करेंगे, ठीक है, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है मेरे भाई। ठीक है, जब आप अगर साइंटिफिक नेम मेंशन कर रहे हो मैंगो का, तो क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो जीनस का सबसे पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, बाकी सारा का सारा स्मॉल होगा। और जो हम स्पीसीज लिखेंगे, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखेंगे ना, तो इंडिका का पूरा लेटर स्मॉल में रहेगा। तो केवल जीनस का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। ठीक है, बट अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो साइंटिफिक नेम, अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, तो आप कौन सा फॉन्ट रखेंगे? इटैलिक। ठीक है, आप इटैलिक में साइंटिफिक नेम लिखेंगे। लेकिन अगर आप कॉपी में लिख रहे हो, तो क्योंकि कॉपी में आप इटैलिक तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए, मान के चलो हम लिख रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका, तो हम तो नॉर्मली लिखेंगे जो मेरा हैंड राइटिंग है। लेकिन यहाँ पे रूल ये बोलता है कि नीचे की तरफ सेपरेट अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अगर आप इटैलिक में नहीं लिख पा रहे हो तो। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो ये था आपका कुछ रूल। लेकिन एक रूल और भी है कि जब आप साइंटिफिक ने मेंशन कर लेते हो, तो लास्ट में हम उस वैज्ञानिक का नाम भी मेंशन करते हैं जो कि इसको दिया है, जो इसको क्लासिफाई किया है। तो मैंगीफेरा इंडिका लास्ट में हम कर देंगे लीन, दैट मीन्स कैरोलस लिनियस ने इसको क्लासिफाई किया था, इसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो लास्ट में साइंटिफिक नेम, जो साइंटिस्ट का नेम जो है वो मेंशन करना कंपलसरी होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब रूल जिसको समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि रूल आपके एग्जाम के अंदर लिखने के लिए आता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ, कोई एक साइंटिफिक ने बताओ भाई। चलिए, तो मान के चलिए ले लेते हैं हम लोग, को लिखना है टोमेटो का साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो आपको मैं जैसे बताया हूँ उस रूल के अकॉर्डिंग आप लिखिए। क्योंकि देखिए, जब भी आप आगे पढ़ेंगे ना, जब आगे सेमेस्टर में जाएंगे, तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे आपको अलग अलग क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, पल्सेस, वेजिटेबल। तो वहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम लिखना पड़ेगा। और आप, क्योंकि जब आप एग्जाम लिखते हो ना और साइंटिफिक नेम ही गलत लिखते हो, तो पहला इंप्रेशन आपका वहीं पर खराब हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि साइंटिफिक नेम का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, उसको आप सही तरीके से लिखें। तो एग्जाम्पल मान के चलो हम देते हैं, चलिए हमको लिखना है टोमेटो का साइंटिफिक नेम। कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू रूल। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहला हम क्या लिखेंगे? जीनस लिखेंगे। चलिए, तो जीनस सोलेनम। अब साइंटिफिक नेम ही नहीं पता होगा तो फिर गड़बड़ है भाई। ठीक है, लाइको परसिकम। ठीक है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम जो है वो साइंटिफिक नेम होता है, या फिर बॉटेनिकल नेम बोल दीजिए किसका? टोमेटो का। ठीक है, और अब ये साइंटिफिक नेम ऐसा है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वैलिड है। ठीक है, अब आप सोलेनम लाइकोपर्सिकम बोलिए। ठीक है, सब जान जाएंगे, आप किसी भी देश में जाओगे वो जान जाएगा कि टोमेटो की बात कर रहा है। भैया आप किसी को यहाँ पे क्वीन ऑफ ईस्ट बोलते हैं, तो इसको कोई लोग कुछ और नाम से जानते होंगे, है ना? तो वो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग वो नेम, लोकल नेम वेरी करता है, लेकिन साइंटिफिक नेम चेंज नहीं होगा। अब चलिए भाई बताओ मेरे को, साइंटिफिक नेम सही लिखा है गलत लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, साइंटिफिक नेम सही लिखा है गलत लिखा है? ऑफकोर्स साइंटिफिक नेम अभी भी गलत है। मैंने बताया था रूल कि साइंटिफिक नेम जब भी मेंशन करेंगे, तो अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप उसको इटैलिक में कर दीजिए। इटैलिक में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, बट आपके पास कीबोर्ड नहीं है एग्जाम में, अगर आप टाइप नहीं कर रहे हो एग्जाम के अंदर, आप कॉपी पेन से लिख रहे हो, तो भैया सेपरेट अंडरलाइन तो कर दो दोनों को। अब सही हुआ। ठीक है, अब देखिए रूल में, जिसको नहीं पता, अगर फिर से बताता हूँ, पहला लिखाता है जीनस। इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज का लेक्चर समझो तो मैं ये आज के लेक्चर में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या लिखाता है? जीनस। फिर क्या लिखाता है? स्पीसीज। ठीक है, जीनस में पहला लेटर जीनस में क्या होता है? कैपिटल होता है।
बाकी सारा का सारा क्या होता है, स्मॉल होता है। इसी तरीके से स्पीसीज के अंदर सारा का सारा लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, यहाँ पे कैपिटल वाली बात ही नहीं है। अगर आप कीबोर्ड में टाइप कर रहे हो तो इसको इटैलिक में कर दीजिए, फिर जब इटैलिक में कर रहे हो तो नीचे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉपी पेन में लिख रहे हो तो फिर आप नीचे की तरफ अंडरलाइन कर दीजिए, सेपरेट, मिला के नहीं, ऐसे लंबा नहीं खींच देना, ठीक है, सेपरेट अंडरलाइन करना है। तो ये रूल था साइंटिफिक नेम लिखने का। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो वहाँ पे आपको एक सीक्वेंस मिलता है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें जो है वो कैटेगराइज करना होता है। जैसे देखिए ये है आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है आपका किंगडम, ठीक है। आप कोई भी कोड वर्ड बना के याद कर सकते हो, कैपिको फंगस, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हो। कई बार एग्जाम के अंदर सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है, आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या होता है किंगडम, और किंगडम सबसे टॉपेस्ट मतलब हाईएस्ट हाईएस्ट होता है, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट में क्या आता है आपका स्पीसीज। ये आपका यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। एक आपका इस सीक्वेंस पूछे जाएंगे, तो सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा, जैसे बताऊँ कैपिको फंगस, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है किंगडम, सबसे नीचे क्या होता है स्पीसीज, ठीक है। इतनी बातें आपको जाननी है। और कई बार एग्जाम में फाइलम को क्या बोलते हैं वो लोग, प्लांट के केस में डिवीजन बोला जाता है, ठीक है, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। सबसे नीचे क्या है स्पीसीज, सबसे टॉपिक क्या है किंगडम। तो ये था आज का लेक्चर, इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाना है, ठीक है। जो आज बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था और सफिशिएंट था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।